संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया, और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे इतर कहीं नहीं जा रहे हैं, उससे इतर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। लेकिन आपने बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उपचुनाव की भी आपने चर्चा की, लेकिन आपके यहां तो चुनाव के एक्सपर्ट शिवपाल जी हैं। और चच्चू से ज्यादा चुनाव कैसे जीते जाते हैं इसको कौन जान सकता है। ये तो हम लोगों ने भी देखा है, बहुत नजदीक से महसूस किया है। और इसीलिए अच्छा ही है, परोपदेश कुशल बहुत तेरे, इसी को कहते हैं। ये दूसरों को उपदेश देते हैं आप लोग, लेकिन स्वयं उसको आचरण में उतारे होते तो संभवतः इतनी करारी हार नहीं होती और 2027 में भी इतनी करारी हार नहीं होने वाली। सीएम योगी ने यह भी बताया कि कैसे महाकुंभ के आयोजन को भी विपक्ष द्वारा बदनाम करने की साजिश की गई। महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश की इस सामर्थ्य को देश के सामने और देश की सामर्थ्य को दुनिया के सामने रखने में सफल हुआ। आपका कितना भी दुष्प्रचार था, लेकिन उन्होंने भारत की आस्था को कहीं डगमगा नहीं पाया। आप लगातार दुष्प्रचार करते रहे और आप लोगों का यह सबसे बड़ा हथियार था। आप लोगों ने इसके लिए बहुत तरीके से इसको लोगों के सामने बहुत नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन आपकी नकारात्मक बातों पे न प्रदेश की जनता को न देश की जनता को ही विश्वास था। और मुझे लगता है कि यह आपके लिए उल्टी गिनती है कि जनता आपकी बात को अब सुनना ही बंद कर दी है। आप देखें ना कि कोई उत्तर प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं था जिससे बस वहां नहीं पहुंची हो। आस्था नहीं तो ये जो हम कर रहे हैं ना, संभल में भी कर रहे हैं, ये आस्था का ही सवाल है। ये आस्था का ही सवाल है। ये जो कॉरिडोर बन रहे हैं, ये आस्था का ही सवाल है। और उसी आस्था के सवाल के साथ जोड़ने के लिए ही सरकार ने इस आयोजन के साथ जोड़ करके, और ये जो 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, केवल कुंभ के आयोजन के लिए नहीं किए थे। हमारे लिए यह आयोजन प्रयागराज जैसी पौराणिक सिटी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्लान का, एक व्यवस्थित विकास की एक रूपरेखा तैयार करने की भी थी। और महाकुंभ के बहाने प्रयागराज के अंदर उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में हम सफल हुए। 200 से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, 14 फ्लाईओवर बने, 9 अंडरपास बनाए गए, 12 कॉरिडोर बने, अक्षयवट कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी का कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी का कॉरिडोर, नागवासी की कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज की गले मिलती हुई प्रतिमा के साथ साथ एक कॉरिडोर, जिस किले पे आप कब्जा करवा रहे थे, हमारी सरकार ने कॉरिडोर के रूप में विकसित करते हुए त्रेता युग की स्मृति को जीवंत करने का काम कराया। आपके लिए वोट बैंक था, हमारे लिए विरासत थी।
बस अंतर यही है, और आस्था का सम्मान हम कर रहे हैं, इसलिए जनता हमारी बात सुन रही है। जनता को मालूम है कि आप केवल वोट बैंक के साथ खिलवाड़ करेंगे, वोट बैंक देखेंगे और जनता को धोखा देंगे, इसलिए जनता ने आपकी बात को अनसुना किया है और 27 में भी जनता जनार्दन यही करने जा रही है। आखिर में योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि कैसे महाकुंभ ने यूपी को मालामाल कर दिया है, लेकिन इस दौरान योगी पिछली सरकारों पर हमला करना नहीं भूले। योगी ने बताया कि असली राम राज्य क्या होता है। देश की के ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी की क्या भूमिका है? देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे अधिक संसाधन के बावजूद 1950 से लेकर 2017 तक प्रदेश की जो जीएसडीपी थी वह 12.75 लाख करोड़ तक पहुंची थी। 2017 से जब उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों पर विश्वास किया और इन 8 वर्षों में हम लोग प्रदेश की जीएसडीपी को इस 24-25 का जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, मार्च 2025 तक 12.75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के 27.71 लाख करोड़ यानी दोगुने से ज्यादा पहुंचाने में हम लोग इसको सफल हो रहे हैं। देश की जीडीपी में आज के दिन पर उत्तर प्रदेश का जो हिस्सेदारी पहले 7वें स्थान पर थी, आज वह नंबर 2 पर आ गई है। हम अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। देश के अंदर जीडीपी की जो वृद्धि दर है वह 9.6% है, जबकि उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 23-24 में अगर देखें तो 11.6% है। एक सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। हमने कर चोरी को रोका है, रेवेन्यू के लीकेजेज को हमने समाप्त किया है, डिजिटल मैकेनिज्म को अपनाया है और उसका परिणाम शासन की कार्य पद्धति में एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में सबके सामने आया है। हमने एक एक पैसे का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए उस पैसे का उपयोग किया है। प्रदेश में 8 वर्ष में हमने एक भी टैक्स नहीं लगाया है। आपने इस बात को देखा होगा, जब हम टैक्स की बात कर रहे थे तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 8 वर्ष में हमने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया है, प्रदेश की जीएसडीपी को बढ़ाने, दोगुना से अधिक करने में सफलता प्राप्त की है और यह पिछले 8 वर्ष में विकास के पायदान पर या हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कुछ भी किया है बिना किसी टैक्स बढ़ाए हुए, यानी प्रदेश में डीजल पेट्रोल की दरें देश में सबसे कम है, प्रदेश में वैट की दर भी सबसे कम है और इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है और यही राम राज्य की अवधारणा है। भगवान राम भरत जी से इसी बात का उल्लेख करते हैं जब उन्होंने इस बारे में चर्चा की, उनसे कहा कि वे बरसत हर्षत सब लखे करसत लखे न कोय तुलसी प्रजा सुभाए से भूप भानु सो होय। यानी श्री राम जी भरत जी से कहते हैं कि हमें प्रजा से कर ऐसा लेना चाहिए जैसे सूर्य लेता है, जैसे सूर्य समुद्र नदी तालाब से पानी लेता है लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता, परंतु जब वह बादल के रूप में जरूरत की जगहों पर बरसता है तो सबको पता चलता है, खासकर तब जब जरूरत की जगह पर बरसता है और सभी खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार सरकार को कर इस तरह से लेना चाहिए कि किसी को पता न चले, पीड़ा न हो, लेकिन जब उसी टैक्स का इस्तेमाल जनता के हित में खर्च हो, जैसे हम लोग कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे,
हाईवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, मेडिकल कॉलेज, स्मार्ट सिटी, स्कूल, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, तो जनता का कल्याण होता है, विकास इससे होता है। और हमारी सरकार इसी भाव के साथ, राम राज्य की इसी भाव के साथ कार्य कर रही है, जिसका उदाहरण मैंने आपके सामने यहां पर प्रस्तुत किया है।